अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। रेडियो रक्सा में खुश आमदीद। आज मैं फिर से हाजिर खिदमत वेलुथा का थर्ड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है राबिया खान। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। और एपिसोड के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलुथा अस्कलम राबिया खान, किस नंबर 3। वो तेज़ी से आगे बढ़ आया था। उसे उस लड़की को उस हॉस्पिटल की सर्द राहदारी में देखने की तवक्को हरगिज़ नहीं की थी। वो तेज़ी से राहदारियों में मुड़ रहा था। उसे जल्द से जल्द अपने मकसद के बाद यहाँ से टल जाना था। वो किसी की निगाहों में आकर अपने लिए मज़ीद मसाइल नहीं खड़े करना चाहता था। खामोश वजूद बिल्कुल किसी साई की मानिंद भारी कदम लिए आगे बढ़ रहा था। राहदारी में आमने सामने कई मटियाले दरवाजे बंद थे। वो स्लाइडिंग डोर्स थे। उनके ऊपर एक अदद चौकोर शीशा लगा था जिससे बाहर अस्तादा शख्स अंदर झांक कर देख सकता था, और इस बाहर खड़े शख्स ने अंदर झांक कर देखा था। फिर एक फैसला करता वो दरवाज़ा स्लाइड करता अंदर चला गया था। अंदर का माहौल सोगवार था, खामोश था। हॉस्पिटल का एक बेड था। खिड़की से बारिश की तरह बजने की आवाज़ आ रही थी। उस पर लटका जालीदार पर्दा हौले हौले हिल रहा था। हॉस्पिटल के बेड पर सफ़ेद चादर गर्दन तक ताने एक 16 साल लड़की दराज थी। उसका चेहरा मस्क लगता था। हाथ में कई सुइयां पेवस थीं। लंबे सियाह बाल तकिए पर बिखरे थे। सांस यूं था गोया गले में किसी फांस की सूरत अटका हुआ। वो दर्द और तकलीफ से दोहरी महसूस हो रही थी। उसके आसपास डॉक्टर्स थे। कल जो आदमी सलाखों पर सर टिकाए रो रहा था वो आज भी उसी तरह रो रहा था, मालिक की बेटी के पास। मालिक के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था। बाप के कत्ल होते ही दुश्मनों ने उसकी बेटी अगवा कर ली थी, और अगवा करके उन्होंने न सिर्फ उसे बुरी तरह ज़्यादती का निशाना बनाया था बल्कि उसकी हड्डियाँ और कई जिस्मानी अज़ा बेरहम तशद्दुद के बास उस हद तक मुतासिर हो गए थे कि वो महज चंद ही दिन जिंदा रह सकती थी। मेजर थैलेसीमिया का शिकार वो बचपन से रही थी, जिसके बाद उसकी उम्र आम इंसानी उम्र से वैसे ही घट गई थी। लेकिन 16 साल की उम्र में बिस्तर मर्ग पर दराज होने की वजह से वो बीमार नहीं थी। उस करिया बेड पर कई नालियों और सुइयों के दरमियान लेटी लड़की कई मर्दों की हवस का निशाना बनने के बास दराज थी। दर्द की एक शदीद लहर उसके सीने के आर पार हुई थी। एक पुराना मंजर यूं ही नजरों के सामने महवर कस हुआ था। वो तब महज 25 साल था और 16 साल ये लड़की उस वक्त महज 10 साल की थी। मालिक एक वसी माफिया रिंग का क्राइम लॉर्ड था जो अपनी इकलौती बेटी के साथ अपने इकलौते सफ़ेद महल में रहा करता था। तन्हाई का शिकार बेटी किसी भी इंसान को दुश्मनी के खदशे के बास दोस्त नहीं बना सकती थी। मालिक की बीवी मर चुकी थी। वो औरत के लम्ब से महरूम बच्ची थी। उसका बाप उससे शदीद मोहब्बत करने के बावजूद भी उसकी बहुत सी ज़रूरियत पूरी नहीं कर पाता था, जैसे माँ की शफ़क़त। ज़रूरियात में से सबसे बड़ी ज़रूरत उसने बहुत सी ख़वातीन मुलाज़मीन रखी, लेकिन वो हर दफ़ा हमला हो जाने पर डर कर भाग जाया करती थी। एक वक्त बाद उसने उन मुलाज़मीन को रखने की कोशिश भी तर्क कर दी थी और इस बच्ची को तन्हा रहने पर राज़ी कर लिया था। वो तब 25 साल का था और कई साल तक मालिक का राइट हैंड रहा था। जब वो तन्हा रहकर रोने लगती और किसी दिलासे से न बहलती तो मालिक को उसे चारा न चारा अपने साथ ऑफिस लाते ही बनती थी। वह उसे कई बार ऑफिस में देख चुका था, लेकिन हमेशा उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर देता। लेकिन एक दिन वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका था। उसने कदम आगे बढ़ाए। बादल पूरी शिद्दत से गरजे। दर्द की वो लहर सीने के आर पार अब तक हो रही थी। एक दिन वो बहुत रो रही थी। रोने से उसकी जर्द रंगत मजीद जर्द हो रही थी। उसके चेहरे की जर्दी और खूबसूरती न कुछ देखकर उसके सपाट चेहरे पर लम्हे भर को नरमी से उभरी थी। मालिक ने उसे किसी बात पर दोस्ती से डांट दिया था और वो किसी भी सूरत बहलने के बजाय हाथ में पकड़े नरम से सफ़ेद टॉय टेडी बियर को लिए ज़रा कतर रो रही थी। सफ़ेद सा फ्रॉक जो उसके कदमों से ज़रा सा ऊंचा था, जेब तन कर रखा था। सफ़ेद स्नीकर्स, लंबे सिया बालों में सफ़ेद ही हेयर बैंड्स लगाए वो हिचकियों से रो रही थी। मालिक बुरा मूड के साथ पुरतेज से ऑफिस से उठकर जा चुका था और वो जो उनके किसी फाइल को डिस्कस करने आया था वो अब दरवाजे में ऐस्तादा उस बच्ची को रोते हुए देख रहा था। फिर गहरा सांस लेकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो अब एक जानिब रखे एल शेप गहरी कत्थे सोफे पर बैठी हिचकियाँ ले रही थी। चेहरे पर बेबसा आंसू के निशान रक्स थे। फिर उस बच्ची ने किसी को अपने सामने घुटनों के बल बैठते देखा।
लम्हे भर को हिचकियाँ थमी, आंखों में हैरत सी उभरी। वो अरब से वाकिफ थी, वो अक्सर उनके घर आता था, लेकिन ये इत्तेफाक ही था कि उन दोनों की कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। उसकी हिचकियाँ साकित हो गई थीं। हाथ में थामे नरम से स्टफ टॉय को सीने से कुछ और करीब किए वो आंखों में बेतहाशा पानी लिए उस शख्स को तक रही थी। बाबा ने कुछ कहा है? नरमी से पूछा और बस। एक धुआंधार सा रोना फिर से शुरू हो चुका था। वो लम्हे भर को मुस्कुराया, सब्ज आंखों में ठहराव था। वो जवाब देने के बजाय तेजी से सर असबात में हिला रही थी। क्या कहते हैं बाबा? उसने पूछ ही लिया था। कहते हैं शहरी को कोई दोस्त नहीं मिल सकता, शहरी अपने पुराने स्कूल नहीं जा सकती, अपने किसी दोस्त से नहीं मिल सकती। मुंह बसोरे आंखों में ढेरों पानी लिए उसने भर रही हुई आवाज़ में कहा था, शिकवे से भरपूर लहजा। तो शहरी को किसी की ज़रूरत है क्या? उसने पूछा तो उसने सर हिलाया। आंसू अलबत्ता रुक गए थे। शहरी को दोस्त चाहिए, शहरी का कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा है ना शहरी के दोस्त। बाबा गंदे हैं, बाबा मेरे दोस्त नहीं है, मुझे बाबा को अपना दोस्त नहीं बनाना। वो गन्स रखते हैं और गन्स बुरा होती हैं, शहरी को गन्स वाले दोस्त नहीं चाहिए। खबगी से कहा तो वो हंस दिया। उसने अरब को आज से पहले हमेशा संजीदा देखा था और आज वो यूं घुटनों के बल उसके सामने बैठा हंस रहा था। उसे ये बड़ा सा लड़का ख्वामोखा ही अच्छा लग रहा था। ज़रूरी नहीं कि हर गन्स रखने वाला इंसान बुरा हो। गन्स हमेशा आपको मारने के लिए नहीं होती, कुछ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी होती हैं। उसके कहने पर वो एकदम ठहर कर उसे देखने लगी। लेकिन वो दूसरों को मार देती हैं। उसका लहजा मुतरज्जिज़ था। वो किसी तौर उसकी मुंतका पर कायल होने की मुतहमिल नहीं हो सकती थी, ताकि दूसरों की गन्स आपको ना मार सकें, बस इसलिए वो दूसरों को मार देती हैं। जवाब आसान था। वो लाजवाब हो कर उसे देखने लगी। और अगर दूसरों की किसी गन ने बाबा को मार दिया, यही सोचकर कि कहीं बाबा की गन उन्हें न मार दे, तब मेरे दोस्त कौन बनेगा? और अब लाजवाब होने की बारी उसकी थी। उसे उस सवाल की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, इसलिए वो लम्हे भर को गड़बड़ा गया था। फिर सर खुजाया। उन दिनों बाल माथे पे गिरते थे और वह उनमें बहुत हैंडसम दिखाई देता था। वजिया चेहरा, पुरकशिश सी सब्ज रंग आंखें शहरी को उस समय बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। तब अरब तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, उसने बहुत सोचने के बाद कहा तो वो एकदम रुकी। बहती नाक को टिश्यू से रगड़ा, आंखों में आंसुओं के साथ बहुत सारी बेयकीनी थी। तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। बाबा कहते हैं आदमी लोग अच्छे दोस्त नहीं होते, उनसे दूर रहना चाहिए। उसने मालिक का रटाया सबक उसे सुनाया तो उसने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की, फिर सर असबात में हिलाया, गोया मालिक की बात से इत्तेफाक किया हो। ऐसा ही है, आदमी लोग अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। फिर मैं तुम्हारी दोस्त कैसे बन सकती हूँ? हाँ, फिर तुम मेरी दोस्त कैसे बन सकती हो? उसने उसका जुमला दोहराया, फिर उठ खड़ा हुआ। उसे गर्दन झुकाकर देखा। वो उसे पूरा सर उठाए देख रही थी। फिर दोस्ती की ऑफर कैंसिल कर दी जाए? लेकिन मुझे बाबा का दोस्त बनना पड़ेगा। फिर ऑफर कैंसिल ना की जाए? उसके पूछने पर वो लम्हे भर के लिए सोच में पड़ गई थी। आंसू अब भी बिल्कुल ठहर चुके थे और वो महज गहरी सोच में डूबी थी। अरब का सवाल टटोल रही थी। फिर जब वो ऑफिस से बाहर आई तो रिसेप्शन पर मौजूद पेंट कोट में मलबूस किसी वकील से संजीदगी के साथ गुफ्तगू करता मालिक चौंक गया था। उसने ऐसा मंजर कम अपनी इस जिंदगी में देखने की तवक्को तो हरगिज़ नहीं की थी। वो अरब की अंगुष्ठ शहादत थामे छोटे छोटे कदम उठाती उसी तरफ आ रही थी। चेहरे की जर्दी कम थी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। साथ चलता ऊंचा सा अरब सियाह ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट के ऊपर सियाही कोट पहने उसके साथ चल रहा था। टाई नदारत और शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले। वो अपने मखसूस हुलिये में था। मालिक के साथ खड़े वकील से जो भी बात कर रहा था वो अब उसके जहन से महू हो चुकी थी। शहरी ने उस पर एक खफा सी निगाह डाली और फिर सिया बाल उस अंदाज से झटके कि वहाँ काम करते वर्कर्स के लबों पर कह के दम तोड़ गए। मालिक की बेचारगी और बेबसी पर हंसना उन्हें यकीनन महंगा पड़ सकता था। शाम को जब वो गाड़ी की पिछली नशिस्त पर अरब के साथ बैठा किसी केस के मुतालिक ब्रीफिंग ले रहा था, तब उसकी निगाहें बार बार उसकी जानिब उठती थी। वो जो संजीदगी और ज़रा खुश्क अंदाज में ब्रीफिंग दे रहा था
लम्हे भर को उसकी नजरें महसूस करके रुका। कोई बात कहनी है आपने सर? उसके पूछने पर वो सीधा हो बैठा था। अरब ने फाइल बंद करके उसे देखा। शहरी से क्या बात हुई तुम्हारी? वो संजीदा था, बारोब चेहरे पर खामोशी थी। उसने शाने उचकाए। उसे दोस्त की ज़रूरत थी, मैंने उसकी ये ज़रूरत पूरी कर दी। जब मैंने अपनी दोस्ती की ऑफ़र की तब मैडम ने ऐसा ऑफ़र ठुकराई कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों को लेकर मशकूक हो गया। लेकिन तुमने उसे कैसे कायल किया? उसके इस्तफसार पर वो सीधे चेहरे के साथ बैठा रहा। उसे गन्स वाले दोस्त नहीं चाहिए थे, और तुम तो जैसे गन्स इस्तेमाल ही नहीं करते हो ना। उसकी जिली कटी सी आवाज़ उभरी थी। वो चेहरा तेजी से फेरे उसे लम्हे भर के लिए देख कर रह गया था। वो उस समय क्राइम लॉर्ड नहीं, सिर्फ बाप था, और ऐसा बाप था कि उसकी बेटी ने उसकी दोस्ती कबूल करने के बजाय किसी और इंसान को अपना दोस्त बनाने की हामी भर ली थी। क्या आप जेलस हैं सर? उसने मुस्कुरा कर लबों पर रोक कर पूछा था। मालिक ने चेहरा उसकी जानिब घुमाया, आंखों में इस्तेजाब था। तुम हंस रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अब मुस्कुराहट दबाता अगले ड्राइविंग नशिस्त पर जा बैठा था। फाइल अगली सीट पर बंद करके रख दी थी। वो जानता था कि मालिक अब उस केस की ब्रीफिंग सुनने में मुतालिकन दिलचस्पी नहीं लेगा। मैं उसे दोस्त नहीं लाकर दे सकता। ये वो नतीजा है जो मेरे अमाल के बास मेरी औलाद को भुगतना होगा। गाड़ी सड़क पर हमवार से अंदाज में रवा दवा थी। पीछे भागते कतार दर कतार दरख्तों को देख कर कहता मालिक की एक लक थी। उसे बेहद अफसुदा महसूस हुआ था। वो अपने जज्बात का इजहार ना करने वाला एक ठंडे चेहरे का हामिल शख्स था, लेकिन बेटी उसकी कमज़ोरी थी। एक ऐसी कमज़ोरी जो उसकी हर ठंडक को निगल कर उससे गरमाइश जैसे जिंदा जज्बे से अशनाई बकसती थी। ड्राइव करते अरब ने गहरा सांस लिया था। मेरी बेटी को दुख देगी तुम्हारी दोस्ती, जानता हूँ। हमारी गुर्बत उसके लिए कभी भी अजियत का बास बन सकती है। हम जैसे लोगों की ज़िंदगियों का कोई भरोसा नहीं होता। किसी भी लम्हे, किसी भी हमले के तहत इंसान से डेड बॉडी बन सकते हैं और बनते हैं। आए दिन हम क्राइम लॉर्ड्स उनके मातहत काम करते लोगों की मरने के इत्तलात मौसूल करते हैं। हम किसी हद तक उन सारी इत्तलात के आदी हो चुके हैं, लेकिन शहरी ऐसी किसी भी भयानक खबर की आदी नहीं है। ना मैं उसे आदी बनाना चाहता हूँ, कहकर उसने सीट की निश्चित से सर टिका लिया था। फिर पूरा रास्ता कार में खामोशी छाई रही थी। अरब कम बोलता था और मालिक अपनी सोचों में गुम था। बेदमहल नुमा घर के दाखिली दरवाजे से कार अंदर लाकर उसने पथरीली रविश पर रोकी थी। फिर दोनों चंद पल यूं ही खामोशी से बैठे रहे थे। सामने की शफाफ शीशे से बाहर का मंजर बेहद वाज़ेह था। महल की बत्तियां रोशन थी और हर दरवाजे पर हाथों में बड़ी बंदूक के लिए हिफाजती गार्ड्स मौजूद थे, जो किसी को भी इस जाती बंगले में बगैर आईडी का कार्ड्स के दाखिल नहीं होने देते थे। सिक्योरिटी का इंतज़ाम सख्त था। अगर आप यूं ही उसे हर तजुर्बे से बचाते रहे तो वो कभी भी एक मुकम्मल इंसान नहीं बन पाएगी। एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए उसे लॉस बियर करना आना चाहिए, उसने ठहरी हुई आवाज़ में कहा। मालिक ने बेव्यू मिरर से उसका सपाट चेहरा देखा था। मेरे बाद उसका ख्याल रखना अरब। मैं मर भी जाऊं तो उसे किसी के हवाले मत करना, न किसी के आश्रय छोड़ना। मेरी बहुत दुश्मन हैं और उनसे संगीन दुश्मनियां हैं। मैं औरतों और बच्चों से नहीं लड़ता, लेकिन मेरे दुश्मन लड़ते हैं। शहरी का ख्याल रखना, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी, उसने कहकर उसके जवाब का इंतज़ार किया और फिर उसने अरब को सर हिलाते हुए देखा। उसकी आंखें उठी। मालिक उस सारे अरसे में पहली बार मुस्कुराया था। दिल से एक नामहसूस सा बोझ उठा था। वो शहरी की जिम्मेदारी किसी को भी ऐसे नहीं सौंप सकता था। अरब ने उसके साथ एक तवील अरसे तक बगैर किसी मशकूक सरगमी के काम किया था। वो उस पर भरोसा करता था। शाम हो चुकी थी। वो दोनों गाड़ी से बाहर उतर आए थे। शाम का खनक ज़दा अंधेरा हर जानिब बिखरा था। शहरी पहले ही मुलाजिम के साथ घर आ चुकी थी। मालिक अब अपने कोट का बटन खोलता साथ चलते अरब से धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा था कि किचन से आती आवाज़ पर ठहर गया। वो और अरब दोनों उस जानिब चले आए थे। गोल पुरतेश खाने की टेबल पर बैठी शहरी खाना खाने को तैयार नहीं थी। खानसामा उसके मुंह तक निवाला लेकर जाता, लेकिन वो हर निवाले पर लबों को सख्ती से बंद किए चेहरे पर परे कर लेती थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? किचन के दरवाजे में अस्तादा मालिक की आवाज़ पर वो दोनों चौंके थे। शहरी की निगाहें पहले बाप पर पड़ी, फिर फिसल कर साथ खड़े ऊंचे से अरब पर फिसली। उसकी आंखें चमकी थी।
स्टव टॉय को सीने में भेजे वो भागकर उसके कदमों से एकदम लिपट गई थी। मालिक तो मालिक, अरब भी उसके ऐसे वालिहानापन पर दंग रह गया था। मुझे अरब के साथ खाना खाना है। शेरी अपने दोस्त के साथ खाना खाएगी। मालिक ने चेहरा हल्के से फेर कर अरब के दम्बाखुद चेहरे को देखा था, फिर जाने क्या सोचकर मुस्कुराहट दबाई। मुंह पर हाथ भी रख लिया था, हाथ में निवाला लिए खानसामा अब तक मबू था। बाबा, शेरी अरब के साथ खाना खाएगी। वो उससे चिपकी अब बाकायदा झूल रही थी। लंबे बाल झूलने के बाद नीचे झुके जमीन को छू रहे थे। उसने उसे हाथ देकर सीधा करने की एक नाकाम सी कोशिश की थी। जाहिर है अब अरब शहरी के दोस्त बन जो गया है और दोस्तों साथ बैठकर खाना खाते ही हैं। जरा जताकर खुंकारते हुए कहा तो उसने साकित होकर मालिक की बगावत को थका। वो अब बाकायदा मदद तलब निगाहों से उसकी पुश्त को देख रहा था, लेकिन मालिक तो तजाहिल आरफाना की एक अमली तस्वीर बना बेपरवाही से उसे आगे बढ़ गया था। फिर लम्हे भर को पलटकर अरब का चेहरा देखा, हंसी रोकी। जब अरब अपने दोस्त शहरी के साथ खाना खा ले तो मेरे पास स्टडी में ज़रूर चला आए, क्योंकि मुझे उससे बहुत अहम बात दिल के मुतालिक बात करनी है। ओके शहरी। नजरें फिसल कर शहरी तक गई, जो अब सीधी खड़ी भरपूर अंदाज से मुस्कुरा रही थी। जब मालिक जा चुका तो उसने अरब की उंगली पकड़कर हिलाई, उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसने गर्दन झुकाकर उसे देखा था और शहरी ने गर्दन उठाकर उसे। शहरी को उसे देखने के लिए गर्दन पूरी उठाकर देखना पड़ता था। वो उसके बाबा से भी ज़्यादा कदावर था। फिर उसने सर हिलाकर एक गहरा सांस लिया था। अगले ही कई लम्हात में वो दोनों गोल टेबल पर साथ साथ बैठे खाना खा रहे थे। वो बराए नाम बस चख रहा था और शहरी मुस्तकिल बोलते हुए खा रही थी। ओहो, मैं मीठा नहीं खाता शहरी। आखिर में उसने अपने क्रीम केक का एक पीस उसे खिलाना चाहा तो उसने गर्दन यहाँ से वहाँ हिलाकर उसे मना किया। फिर उसने शहरी के चेहरे पर वाज़ेह तौर पर बुझती जो देखी थी। वो एक बार फिर से गहरा सांस भरकर रह गया था। फिर प्लेट में रखा उसका क्रीम केक का थोड़ा सा हिस्सा लेकर मुंह में रखा। शहरी खुश होकर तालियां पीटने लगी। मीठा मुंह में घुलते ही उसे नागवारी का एहसास हुआ था। फौरन ही पानी पीकर जुबान से मीठा जायका ज़ाहिर करने की कोशिश की थी। फिर वो मुश्किल उसे सोने पर राजी करके मालिक की स्टडी में चला आया था। मालिक ने अपनी किताब नीचे की थी, उसे देखा। आंखों में हलकोरे लेती हंसी नुमाया थी। बैठो अरब खविल्द, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माफिया रिंग के पेचीदा मसाइल और सिक्योरिटी रिस्क से डील करने से ज़्यादा कठिन भी एक और काम होता है, जिसे हम बच्चों को पालना कहते हैं। किताब अब तक हाथ में थी और 40 साल खूबसूरत मालिक कुर्सी पर झूलता उसकी हालत से हिज उठा रहा था। उसने उसे ठंडी आंखों से देखा था, फिर सामने कुर्सी पर आ बैठा। मेरी बेटी के पहले बाकायदा दोस्त से मिलकर खुशी हुई, फिर से कहकर उसे छेड़ा तो उसने अब के ठंडे चेहरे के साथ महज सर नफ़े में हिलाया था। उसे जिस करना आसान नहीं था। मालिक इस बात से बखूबी वाकिफ था, शायद इसलिए वो उसका राइट हैंड था। किसी काम के लिए बुलाया था गालिबन आपने मुझे, जरा जताकर एहसास दिलाया तो उसने अब के हाथ उठा दिए थे, यूं गोया सरेंडर कर दिया हो। अगले लम्हात में वो उसके साथ लंदन में रखी गई कॉन्फ्रेंस को पूरी संजीदगी से लिए मामला तय कर रहा था। जल्द या बदेर उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। वाइट कॉलर्स की एक अहम कॉन्फ्रेंस जिसमें उनकी मौजूदगी यकीनी थी। उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से उनके कारोबार को मजीद पसराई मिलने के गहरे अमकान थे। कुछ पल बाद बारीक बीनी से हम बाहमी मशावरत हो चुकी थी तो मालिक ने फाइल बंद करके एक जानिब रख दी। फिर नजरें उठाकर उसे देखा। कुछ अंदरूनी मामलात में खलफशार की खबरें मिली थी मुझे पिछले हफ्ते। क्या तुम इन मामलात से खुद डील कर लोगे या मुझे साथ जाना पड़ेगा? उसने कुर्सी पर जरा पीछे होकर पूछा था। उसने सर नफ़ी में हिलाया। आंखों की सर्द मेहरी हनूस थी। स्टडी की फिजा में यकसी दबीज खामोशी फैली थी। मेरा राब्ता हुआ था ऑर्गेनाइज्ड गैंग से पिछले हफ्ते। एक मीटिंग मुनक्किद की है, उसमें उनके मुतालबात को सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं उनके पे चेक्स के इजाफे से जैसे किसी भी फजूल मुतालबे को मानने के हक़ में नहीं हूँ। उन ग्रुप्स की हर बात मानकर उन्हें अपनी गर्दन तक आने का मौका देना बेवकूफ़ी है। बेहतर यही होगा कि सिर्फ एक ड्रामा रचा जाए उन्हें सुनने का, ताकि वो किसी भी बगावत से बाज रहें। अभी वैसे भी हम खाना जंगी को
अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने पूरी हालत का जायजा लेकर एक हकीकी तजुर्बा से उसके सामने रखा तो उसने सर हिलाया, गोया वो किसी हद तक उसकी बात से मुत्तफिक हो। हाथों को बाहम मिलाकर शीशे की टेबल पर रखे कर ज़रा आगे को झुका। अरब अलबत्ता कंधे सीधे किए बिल्कुल अलर्ट बैठा था। अगर वो अपने मुतालबे को मानने बगैर ना टलें तो बेहतर यही होगा कि फ़िलहाल उनका मुतालबा मानकर उनकी ज़बानें बंद कर दी जाएं। उसने ठहर कर मालिक का चेहरा देखा। एक गहरी और उतरती हुई नज़र थी वो। अगर हम इस तरह आमियाना डिमांड्स से मुतासिर होकर उनकी हर बात मानने लगे तो मामलत बड़े पैमाने पर ख़राब हो सकते हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि तगड़े ग्रोह से ज़्यादा नुकसानदेह ये छोटे और पसमंदा ग्रोह होते हैं। मेरे ख्याल में उनकी बात मानना अपनी कमज़ोरी दिखाने के मुतरादिफ है। बेहतर यही होगा कि कोई असर ना लिया जाए और महज उन्हें धमकाकर चुप करवा दिया जाए। उसने मालिक की राय को रद्द कर दिया था। सामने बैठा 40 साल वजी से मालिक ने सर हिलाया था, फिर उसे देखा। आंखों में सताइश थी। स्ट्रीट स्मार्ट, हाइपर अवेयर और स्ट्रेस्ड वेलू था कि बात को टालने की हिम्मत कौन कर सकता है भला? कभी सुना है निचले तबके में काम करते वर्कर्स को? वो मुझसे ज़्यादा तुमसे खौफज़दा हैं और मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या आपको मसला है? अरब खवाइल्द ठहर कर ज़रा मुस्कुराते हुए पूछा तो उसने महज शाने उचका दिए थे। हंटर आइस अब तक वैसी ही थी, बेतासुर। वो मुझे बिला वास्ता जानते हैं, मेरी अक़दामात से भी वाकिफ़ हैं, आपसे बिला वास्ता वाक़फ़ियत रखते हैं, इसलिए खौफज़दा नहीं हैं। अगर उन्हें एहसास हो जाए कि मुझे कौन गाइड करता है तो यकीनन वो आपसे खौफज़दा होकर किसी भी साए में छुपने को तरजीह देंगे। कहकर लम्हे भर के लिए मालिक को देखा। वो महसूस हुआ था अगले हफ्ते अंडरग्राउंड होकर सारे मामला तय करो, इससे ज़्यादा वक्त ना लेना। हमें वाइट कॉलर्स के साथ प्रोटेक्शन रैकेट की डील भी फाइनल करनी है। इससे पहले इन छोटे छोटे मसाइल को हल करो। उसने सर इस बात में हिला दिया था। प्रोटेक्शन दे दी जाएगी जब तक एशिया में होते मनाजिर का इख्तिताम नहीं हो जाता। लेकिन जवाब में हमने क्या डिमांड रखी है? मुझे पता है आपको पैसे में दिलचस्पी नहीं है। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। आंखों में एक ठंडी सी काट उभरी थी। किसने कहा मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है अरब? दौलत का दूसरा नाम ताकत है। मुझे दौलत में दिलचस्पी महज इसलिए है क्योंकि ये मेरी पावर को जाती राह हमवार करने के लिए मुआवन साबित होगी। रास्ते के हर रुकावट को जब्त करना आसान होगा। दौलत हमारे लिए अहम है, लेकिन मेरी डिमांड इस दफ़ा पैसा नहीं है। हंटर आइस चौंक कर नहीं हुई। माथे पर हल्के से बल उभर आए थे। मालिक ने उसका चेहरा देखकर सर इस बात में हिलाते हुए गोया उसके शहबाद की तायद की थी। इस दफ़ा हमारा मुतालबा उन वाइट कॉलर्स से लीगल प्रोटेक्शन मांगना है। और वो लम्हे भर के लिए साकित रह गया था। आबरू बेइख्तियार ही तीखे से अंदाज में सुकड़े थे। उसे मालिक की बात पर शदीद एतराज़ था। उनकी दी गई प्रोटेक्शन काबिल एतमाद नहीं है। हम उन पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी किसी पहाड़ को सर करने के लिए आंखें बंद करके बस खतरनाक चोटियों पर कदम रखना पड़ता है। अरब ऊपर का मंजर उन सब मुश्किलात के बाद बहुत हसीन होगा। जान जा सकती है आपकी, उसने अपने वाज़े अल्फाज में कहा था। मालिक ने सर हिलाया। शायद वो ये बात सोच चुका था। जानता हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी की मेहनत का समर लेने का वक्त आ चुका है। वाइट कॉलर्स का हमारे तरफ होना एक मफीद पेशकदमी है। हमें उसका फ़ायदा उठाकर दुनिया भर में काम करते अपने माफिया रिंग को एक तरह से लीगलाइज करने का मौका मिल रहा है। हम ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। उसकी चमकती आंखें पुरजोश लहजे और वजूद का अज़्म। अरब ने सर नफ़ी में हिलाया था। मैं उन पर भरोसा नहीं करता सर। मैं भी नहीं करता, लेकिन बड़े अजाब से बचने के लिए छोटे अजाब को गले लगाना बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी तस्लीम किया जाता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है पूरे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने की। और वो जानता था कि उसकी किसी भी मज़ाहमत का कोई असर मालिक पर नहीं होना था। कुछ पल बाद वो स्टडी से उठ आया था, फिर नपे कदम लिए आगे ही आगे बढ़ गया। खतरे का एक सुर्ख अलार्म कहीं आसपास ही मगभूम से अंदाज में बज रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो उसको नज़रअंदाज किए फ़ोन पर नंबर डायल करता आगे बढ़ रहा था। हाँ ऐमन, मिल सकते हो? उसकी आवाज़ कहीं पस मंज़र से आ रही थी और सफ़ेद महल अपनी जर्द बत्तियों में यूं ही रोशन खड़ा था। उसने कदम आगे बढ़ाए।
अब वो 31 साल का था। बीप की एक मकरवा आवाज़ हॉस्पिटल के सफ़ेद बेजान से कमरे में गूंज रही थी। एक पल के लिए वो ठहर गया था। शहरी की लरजती पलकें उसने बमुश्किल एक दूसरे से जुदा होते देखी। उस सारे अरसे के गैर इंसानी सज़ा और सख्त जिस्मानी मुशक्क़त के बाद उसे लगता था कि वो दिल जैसी गोश्त पोस्ट से बनी कीमती शे से महरूम कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके सीने में दिल था और शहरी की ऐसी हालत देखकर उसमें एक अजीब सी होक उठी थी। आंखों में हल्की सी जब्त की सुर्खी उभरी थी। शहरी ने उसे पहचान लिया था। वो उसे हर हाल में पहचान सकती थी। वो उसके साथ कई साल रही थी। उन माह व साल का वजूद एक ऐसी मजबूत ताकत थी जो उसकी याद की स्लेट पर पूरे समूद से बरासमान थी। ऐसी याद जो अब उसके दिल से कभी रुखसत नहीं होनी थी। बिस्तर पर दराज लड़की ने अपना कपकपाता हाथ पूरी कुव्वत लगाकर उठाने की कोशिश की थी। उसके लर्जिश बेतहाशा थी। अरब को अपने कदमों में ठंडक उतरती महसूस हुई थी। उसकी समात में शहरी की नौउम्र मासूम आवाज़ गूंजने लगी। बाबा, मैं अरब के साथ खाना खाऊंगी, मुझे आपके साथ खाना नहीं खाना। किसी तेज फ्लैशबैक्स के मानिंद सब कुछ एक एक करके तफसील से उसकी आंखों के सामने गुजरता जा रहा था। शहरी का उसको बेड टाइम स्टोरी के लिए राजी कर लेना, उसका शहरी के बेड पर बैठकर उसी किताब से कहानी पढ़कर सुनाना, अपनी माँ की कब्र पर मालिक और उसके दरमियान खड़ी शहरी का उन दोनों का हाथ थामना, फिर कब्रिस्तान से निकलते समय शहरी का उन दोनों के आगे किलकारियाँ भरते हुए भागना, मालिक का उसको खबरदार करना कि वो गिर जाएगी, लेकिन जवाबन उसका कहना है कि अरब उसे कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि अरब तो जाइंट था ना। शहरी का जाइंट प्रिंस। मालिक के डांट फटकार पर भी शहरी का रो रो कर बुरा हाल कर लेना, फिर टिश्यू के डब्बे से वक्फे से उसे टिश्यू निकाल कर देना, शहरी की जिद पर अपने सर में गुलाबी रंग का हेयर बैंड लगाना और शहरी का उसका तना और ज़रा बिगड़ा चेहरा बड़े चाव से नज़रअंदाज करना, सब कुछ रेत का एक भुरभुरा सा ढेर बन गया था। लड़की का कपकपाता हाथ अब हवा में मौलिक था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया था। मास्क अब तक चेहरे पर था। तुम आ गए वेलुथा दी जाइंट प्रिंस। ऑक्सीजन मास्क पर उभरती धुंध उस बात की निशानदेही कर रही थी कि उसे सांस लेने में कद दुश्वारी का सामना था, लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराई थी। उसकी आंखों में सुर्खी गहरी होने लगी थी। वो अब उसका हाथ थामे खड़ा था। उन्होंने मुझे खराब किया, बाबा को चाप कर दिया। अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। यकायक उसका सांस उखड़ने लगा तो डॉक्टर्स बौखला कर आगे आए। वो उसी तरह उसे देखता, हाथ अपने मजबूत हाथ में लिए था। बाहर बरसती बौछार मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। उन्होंने कहा था कि अब वेलुथा की बारी है। वो अब पूरी शिद्दत लगाकर अपने जुमले मुकम्मल कर रही थी। वो जब्त की कड़े पहरे बिठाए उसे सुन रहा था। शहरी ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसे यक लग थी। उसका गर्दन पूरी उठाकर खुद को देखना याद आया था। वो आंखें शायद उसे आखिरी बार देख रही थी। अरब ने आंखों में अजीब सा धुआं भरते देखा। फिर शहरी की आंखों से कई आंसू एक साथ ही निकलकर तकिए में जज्ब हुए थे। सांस चढ़ा और फिर एक हिचकी मौत की। उसके जिस्म ने चंद झटके खाए और फिर साकित हो गया। साथ खड़ा मुलाजिम चंद पल बेयकीनी से साकित हुई लड़की को देखता रहा। फिर उसकी एक बुलंद सिसकी उभरी। उस सिसकी में ऐसी तकलीफ थी कि नर्सेज और डॉक्टर्स भी आज़रदा आंखों की नमी छुपाने पर मजबूर हो गई थी। नहीं रोया तो बस वो नहीं रोया। लम्हे भर के लिए बस आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, फिर सीधा हुआ। उसका हाथ आहिस्तगी से और एहतियात से अपने हाथ से अलग किया, फिर उसे बिस्तर पर रखा। हाथ आगे बढ़ाकर उसकी खुली आंखें बंद की। गर्दन तक तनी सफ़ेद चादर उसके चेहरे तक डालकर और फिर 2 कदम पीछे हटा। आंखों की सुर्खी गहरी हो गई थी। जब्त के पास जबड़े एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त थे। उसने मास्क दुरुस्त किया और फिर अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा स्लाइड करता तेजी से बाहर निकलता चला गया। पीछे मौजूद सोगवार कमरे में अब बुलंद आवाज़ से रोने की आवाज़ें थीं। वो जब्त से सुर्ख आंखें लिए बेहिसी से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। चाल में ऐसी तेज था गोया ज़मीन को अपने कदमों तले रोन देना चाहता हो। पीछे खड़ी जोला को लगा उसकी टांगें शल हो गई हैं और अब एड़ियों से खून रसने लगा है। गीली गमगीन आंखों से खाली राहदारी को देखती वो अगले ही पल चौंकी थी।
मोबाइल जू जू बज रहा था। तनवीर कॉलिंग, लेकिन उसे जैसे किसी बात का शिद्दत से एहसास हुआ था। फिर वो एकदम ही आगे भागी। वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। वो उसे रोककर बहुत से सवाल पूछना चाहती थी। उसे के एक ख्याल के आते ही वो राहदारी में तेजी से आगे बढ़ती। दरमियान में स्लाइडिंग डोर खुले। चंद वर्कर्स अब कोई डेड बॉडी स्ट्रेचर पर लिए बाहर की जानिब बढ़ रहे थे। उसने उस डेड बॉडी को महज एक नज़र देखा और फिर किसी भी बात की परवाह किए बगैर दौड़ती रही। वो हर जानिब उसे तलाश कर रही थी, कमरों में झांककर, नरसे से टकराकर, बेसमेंट को जाती जीनों को देखकर। उसे लगा उसके कदमों से जान गोया सल्ब हो रही हो। वो नहीं था, वो कहीं नहीं था। उसे दोबारा खो देने का ख्याल जानलेवा था। अरब अब हॉस्पिटल के बैक डोर की जानिब बरकरारी से बढ़ रहा था। उसके कदम फुर्तीले और बिना चाप पे धक्के चलने के आदी थे। बैक डोर की जानिब उतरते चक्करदार जीनों को फलांगते वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। यकायक उसने जीनों पर किसी की चाप महसूस की थी। जो कोई भी था वो अब उसी जानिब आ रहा था। उसने के बराबर किया और फिर मजीद तेजी से उतरने लगा। वो भी उसके पीछे जीनों पर उतर रही थी। अगरचे उसे हॉस्पिटल के रास्तों का इल्म नहीं था, लेकिन वो इन जीनों की अंत तक पहुंचकर एक बार देखना चाहती थी। जीनों के इख्तिताम तक वो बेखौफी से उतरती, साथ साथ शिद्दत से दुआ कर रही थी। उसके मिल जाने की दुआ। आंसू आंखों में ठहरे हुए थे, लेकिन कदमों की कोई चीज़ पूरी शिद्दत से खींच रही थी। जीने थम गए थे। उनके अंत पर दो बदनुमा से दरवाजे थे, एक खारजी दरवाज़ा और दूसरे दरवाजे की प्लेट पर इमरजेंसी दर्ज था। यकीनन अंदर हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और भारी भरकम जनरेटर्स रखे थे। वो एक तरफ का छोटा सा पावर हाउस नुमा कमरा था जो पूरे हॉस्पिटल को बिजली फराहम किया करता था। जोला ने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी तो चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया। चक्करदार जीनों पर उसे किसी की शय की चमक का एहसास हुआ था। एकदम ही उसकी रगों में बेतहाशा खून जम गया था। वो तेज धार छुरे के फल की चमक थी और कोई उसे हाथ में लिए तेजी से उसी जानिब आ रहा था। उससे पहले कि वो कुछ समझती, किसी ने इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खोलकर उसे कोहनी से पकड़कर अंदर की जानिब घसीटा था। करीब था कि वो चीख पड़ती, लेकिन किसी ने तेजी से उसके लबों पर अपना भारी हाथ जोर से रखकर उसकी चीख दबाई थी। आन की आन में उसे एहसास हुआ कि सामने कौन था और उसके लबों पर किसका हाथ था। अरब की बेतासुर सब्ज आंखें उसके ऐन सामने थी। इंच भर के फासले पर खड़ी जोला को उसने मजबूती से थाम रखा था और साथ ही चेहरा फेर कर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ कोई अंदर दाखिल हो रहा था। वो दोनों एक बड़े जनरेटर के पीछे सांस रोके खड़े थे। ऑयल की बू आसपास रखी टूटी कुर्सियाँ और चंद पुर्जे दूर दीवार पर आगे सा प्लास पाने और हथौड़ियाँ इस बात का पता देती थी कि ये वर्कर्स का काम करने की जगह थी। जोला ने सांस हलक में ही रोक लिया था। आंखों में पानी के साथ ढेर सारी बेयकीनी और अचंभा था। अरब ने चेहरा उसकी जानिब फेरा, फिर सरनफी में हिलाकर उसे आवाज़ निकालने से बाज रखते हुए तंबी की, लेकिन हाथ उसके लबों से नहीं हटाया। फिलहाल वह उसके सांस लेने की आवाज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। कदमों की चाप अब कदरे नज़दीक होती जा रही थी। उसने जोला को कमर से थामकर एक जुस्त में उठाया और फिर दूसरे तरफ बिना चाप के आगे बढ़ा। अब वो जनरेटर की दूसरी जानिब थे। कमरे में तनाव की सांस बंद करती फिजा थी। दूसरी जानिब मौजूद शख्स के कदमों की चाप भी मफकूद थी। उसकी सिमत का तायन करना कठिन था। यकायक जूजू की आवाज़ उभरी। उन दोनों ने बुरी तरह से चौंक कर जोला के पसीने होते हाथ में जकड़े फ़ोन को देखा था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसे किसी तीसरे इंसान के सांस लेने की आवाज़ अपने पास महसूस हुई थी। इसी सांस के साथ करीब था कि चमकती धार वाला छुरा पूरी कुव्वत से किसी के गोश्त में बेबस हो जाता कि अरब ने उसे दरमियान में ही अपनी हथेली से जकड़ कर रोक लिया था। एक नज़र जोला को देखा और फिर उसकी कमर छोड़कर उसे अपने पीछे करता वह हमलावर पर उबल पड़ा था। सामने वाला भी उसके मानिंद मुकम्मल सियाह लिबास में मलबूस था। महज उसकी आंखें वाज़े थीं। वो यकीनन किसी क्लेन में काम करता कोई मोहरा था जो खबर मिलने पर अरब को धरने आया था। उसने उसका हाथ कलाई से मोड़कर छुरा उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया था। वार रोकने के बाद हथेली पर एक गहरा कट लग चुका था और उससे खून रस रहा था, लेकिन परवाह के बगैर उसका हाथ मोड़ता किसी बोन ब्रेकर के मानिंद उसकी हड्डियां तोड़ रहा था। पीछे खड़े जोला की टांगें शदीद लरज़ का शिकार थी। गर्दन पर पसीने की बूंदें थीं और कई लटें उस पर चिपक गई थीं। अरब ने हमलावर के घुटने पर एक ज़रब लगाई तो वह बिलबिला कर नीचे झुका।
फिर उसने दांत जमा कर फौलादी हाथ का एक होलनाक पंच उसके चेहरे पर मारा तो वो रगड़ कर पीछे की जानिब गिरता जनरेटर से जा टकराया था। एक ही पंच में जबड़ा हिल चुका था और मुंह खून से भर गया था। हमलावर ने मास्क हटाकर सर्द 2-3 दफा जोर से झटका, फिर हंसकर चेहरा उठाया। अरब के पीछे खड़ी जोला को देखा। वेलुथा की कमजोरी मिल गई और वो एकदम ही साकित हो गया था। फिर आहिस्ता से मुड़ा। जोला का खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। उसे जैसे बेसाख्ता ही कुछ गलत हो जाने का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ था। अगले ही पल उसने चेहरा फेर कर सामने गिरे इंसान को देखा था। वो गहरी गहरी सांस लेता हंसता जा रहा था। वेलुथा की औरत मिल गई, उसने एक बार फिर कहा तो तनाव का शिकार कैफियत में भी जोला को अपने रुखसार देखते महसूस हुए थे। वो चंद कदम आगे बढ़ा, फिर पंजों के बल उसके सामने बैठा। सबसे बेरहम आंखें सामने आई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से उसके कान पर रखा और अगले ही पल कमरा इंसानी चीख से गूंज उठा। कान पूरी कुव्वत से साथ मोड़ा गया था। उसकी नाजुक हड्डियां मुतासिर कर दी गई थी, इस हद तक कि अब कान से बाकायदा खून आने लगा था। जोला ने सांस रोककर दोनों के कपकपाते हाथ लबों पर रखकर बमुश्किल अपनी चीख को काबू किया था। उसका वजूद जलजलों की जद में था। महज 1 हफ्ता, इसके बाद मैं तुम्हारे क्लेन के हेड आउट्स के धज्जे उड़ा कर रख दूंगा, ऐसे कि इन धज्जियों में अपने वजूद का निशान ढूंढते रह जाओगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर उसने उसका कान कुछ और मोड़ा तो खून उसके हाथ से होता जमीन पर गिरने लगा। बिलबिलाती इंसानी चीख, लेकिन वो उसी बेहिसी से उसका कान अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। अगर मेरी औरत को कुछ भी हुआ, कोई भी आंच आई या खराश आई या बाल बराबर भी नुकसान हुआ, तो अपनी ज़िंदगी का सारा गुस्सा मैं तुम लोगों की ज़िंदगी सींचने पर सर्व कर दूंगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, क्योंकि मैं आवाज़ धीमी थी लेकिन उसकी ठंडक रीढ़ की हड्डी में महसूस होती थी। कान छोड़ दिया गया था। वो उठ खड़ा हुआ था, दीवार पर आवेजा पाने को हाथ में लिया और फिर वापस आया। ऐसा ही करूँगा। अगले ही पल पाना पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी में मारा तो एक दिलरोज चीख गूंजी। उस चीख में जोला की चीख भी शामिल थी। उसने खून आलूद पाना वहीं फेंका और फिर उसकी जानिब पलटा। चंद पल के लिए हर जानिब सन्नाटा छा गया था। उतनी दूर से भी उसे जोला के वजूद में लर्जिश महसूस हुई थी। वो चंद पल उसे देखती रही, फिर अपने पर्स से कुछ तलाश करने लगी। उसके हाथ कँपा रहे थे, लेकिन वो कुछ ढूंढ रही थी। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? इस्तफसार किया गया, बिल्कुल धीमी सर्द मेहरी से। जोला ने जवाब नहीं दिया। वो थूक बमुश्किल निकलकर अब भी कुछ तलाश कर रही थी। हाथ हनुज शदीद कपकपाहट का शिकार थे। यकायक उसे एहसास हुआ कि वो उसके सर पर आ खड़ा हुआ है। उसकी चाप आखिर क्यों सुनाई नहीं देती थी? उसने धड़कते दिल के साथ चेहरा उठाकर उसे देखा था। एक हाथ अब तक पर्स के अंदर था। शायद उसे अपनी मतलूबा शय मिल गई थी। कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हारा हाथ जख्मी है। पर्स से टिश्यू बरामद कर लिया गया था। अरब ने एक पल के लिए भी उसके हाथ में मौजूद टिश्यू को नहीं देखा था। वो महज उसे देख रहा था। मना क्या था ना आपको इतना ऑफ गार्ड होने से? उसके कहने पर जोला ने बमुश्किल अपनी भीगती आंखें रगड़ी थी। फिर झुककर उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर टिश्यू रखा। वो बिना किसी तासुर के खड़ा रहा। तुम्हारा हाथ जख्मी है, इतना खून बह रहा है। मेरी बात सुने आप। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया और फिर चेहरा झुकाकर ऐन उसके सामने हुआ। जोला का सांस चढ़ा हुआ था। यूँ लगता था गोया मीलों का फासला भाग कर तय करती आई हूँ। याद है मैंने आपसे क्या कहा था? इतना ऑफ गार्ड हरगिज़ नहीं होना कि कोई आपसे चंद इंच के फासले पर बिना किसी दिक्कत के खड़ा हो सके। फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपके सारे गार्ड्स डाउन हैं। बहुत नुकसान हो सकता है आपको। मेरी जगह कोई और भी हो सकता है। आपकी चीख दबाकर आपको ज़दोकोब भी कर सकता है। किसी के पीछे यूँ बेखौफी से आना आपकी जान को खतरा में डाल सकता है। आपके आवाज़ में नरमी थी, आंखें अलबत्ता संजीदा थी। जोला को अपना आप बेहद बेबस महसूस हुआ था। लेकिन तुम्हारा हाथ, वो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर महज यही अल्फाज लबों से अदा हो रहे थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मर जाऊँ तब भी आपको मुझे नहीं पहचानना चाहिए। चाहे आप मुझे किसी गाड़ी तले कुचलते हुए देखें या लोगों को मुझे जबा करते देखें, आपने बाकी सब की तरह नजरें बचाकर आगे बढ़ जाना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आखिर में ज़रा सख्ती से पूछा था, लेकिन जोला को वाकई उसकी बात नहीं समझ आ रही थी। उसकी जलती आंखें तेजी से भीग रही थी। तुम्हारा हाथ, आप मुझे नहीं जानती। भूल जाएं कि मैं कभी आपकी ज़िंदगी में आया था।
भूल जाएं कि आप किसी वेलुथा को पहचान रखती हैं। नहीं भूल सकती। उसका गला रुंध गया था। 3 साल तक उसने इन लम्हात के बाद बहुत सोचा था, हर तफसील सोची थी। जब वो उससे मिलेगी तब ये कहेगी, वो कहेगी, ये शिकवा करेगी, ये शिकायत करेगी। लेकिन 3 साल मिलने के बाद हालात खासे मुख्तलिफ थे। वो उसके सामने लरसता वजूद लिए महज चंद अल्फाज कहने की सकत कर पा रही थी, चंद टूटे फूटे अल्फाज जो अरब किसी भी तौर सुनने पर राजी नहीं था। नुकसान उठाएंगी आप ऐसा, मुझसे नहीं भूला जाता। किसी छोटे बच्चे की तरह रुंधे गले के साथ कहा तो अरब की आंखें ना चाहते हुए भी नरम हो गई थी। उसने जोला की आंख से गिरते आंसू को देखा, फिर अपना जख्मी हाथ उठाया और उसकी पुष्ट से उसका रुखसार साफ किया था। वो उसका लम्स था और ऐसा था कि जोला ने आंखें बंद कर ली थी, लब लरस रहे थे, हिचकियाँ उभरी। बोलने में आफियत है, वो कह रहा था, यूं गोया किसी बच्चे को समझा रहा हो, लेकिन उसे ऐसा कोई आफियत दरकार नहीं थी जिसमें उसका वजूद ना हो। उसके लिए हर वो आफियत कर्बनाक थी जिसमें वो नहीं था। आंसू बेतहाशा आंखों से उबल रहे थे। वो अब बाकायदा हिचकियों से रोने लगी थी। जेल से भागा हुआ मुजरिम हूँ मैं। क्राइम लॉर्ड्स और इन जैसे डिप पॉकेट्स मुझे अपने क्लेन का डर्टी वर्क संभालने के लिए हायर करते हैं। जिन जराइम का आप सोच भी नहीं सकती, उन जराइम को किसी भी नुकसानदेह फॉरेन सब्जेक्ट से दिफा करने का काम करता हूँ मैं। आपकी दुनिया में मेरी कोई वजूद नहीं, मेरी दुनिया में आपका कोई वजूद नहीं। वो नरमी से धीमे लहजे में कह रहा था, लेकिन जोला अब पंजों के बल बैठी आंखों पर हाथ रख के रो रही थी। उसे जाने किस बात पर रोना आ रहा था। वो भी अब के सामने पंजों के बल बैठ रहा था। फिर हिचकियों के साथ रोती लड़की के बालों को हौले से सहलाया। वो जो कभी किसी को अपने बाल छूने नहीं देती थी, उसके हाथ को नहीं हटा सकी। घर जाएं। और फिर चंद पल रोने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके बालों को सहलाता हाथ रुक चुका था। उसने चौंक कर चेहरा उठाया, वो जा चुका था। वो करंट खाकर उठी और फिर पूरी इमरजेंसी रूम में उसे तलाश किया, लेकिन वो जा चुका था। उसे अतराक भी न हो सका था कि वो चला गया है। वो पिछले दरवाजे से बाहर की जानी पड़ी। आसपास गर्दन घुमा कर देखा, वो नहीं था, कहीं नहीं था। बारिश ने उसके पूरे वजूद को भिगो दिया था। वो अब आगे भागती खारजी दरवाजे से निकलकर रोड पर उसे तलाश कर रही थी। वो नहीं था। ठंडी बौछार तले उसका पूरा वजूद लरस रहा था। चेहरा सफ़ेद था और कदमों से जान सलब हो रही थी। एकदम ही किसी ने उसकी कोहनी से थामकर अपनी जानी मुतवज़्ज़ा किया था। तो चौकी तनवीर था, फिक्रमंदी से उसे देखता हुआ। वो भी बारिश में भीग रहा था। जोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? वो बारिश की तड़ातड़ में कदरे बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। जोला का सफ़ेद चेहरा देखकर उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तनवीर भाई, आपने किसी टोल से ब्लैक मास्क लगे आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं तो क्यों? तनवीर ने उसके इस्तफसार पर उलझकर नासमझी से पूछा था। उसके बाल मोटी मोटी लटों में तब्दील हुए अब उसके चेहरे के आसपास गिर रहे थे। उसने आहिस्ता से अपनी कोहनी उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाई थी। कौन आदमी था? किसकी बात कर रही हो? तनवीर के एक बार फिर पूछने पर उसने उसे देखा। चंद पल खाली खाली आंखों से उसे देखती रही। तनवीर भाई, मुझे घर ले जाने, बहुत ठंड लग रही है। कुछ पल बाद उसने खुद को कहते सुना था। तनवीर ने न समझी से सर हिलाकर उसे अपने साथ लिया और कार की जानिब बढ़ आया। कार में भी वो गुमसुम सी बैठी खिड़की से बाहर तकती रही थी। वक्फे वक्फे से छींके भी थी। वजूद भी हौले हौले कपकपा रहा था। बारिश में भीगने की वजह से शायद उसे जुकाम हो गया था। तनवीर उस पर गाहे बगाहे एक फिक्रमंदी से निगाह डालता था। जोला उसे ठीक नहीं लग रही थी। वो अचानक ही उसे बेहद जर्द और बीमार लगने लगी थी। घर के बाहर कार को रोकते हुए उसने उतरती जोला को आवाज़ देकर रोक लिया था। क्या हुआ है? खोला तो ठीक है ना? तुम इतनी ऑफ क्यों लग रही हो जोला? एक पाँव बाहर रखे दरवाजे हाथ से थामे वो चेहरा फेरे उसे देख रही थी। बारिश अब के थम चुकी थी। मगरिब की नीलाहट में अजीब सी उदासी पहनाई थी। कुछ नहीं तनवीर भाई, मैं ठीक हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, उसने बैठे हुए गले के साथ कहा और फिर कार से उतर आई थी। तनवीर उसे फिक्रमंदी से आंखों से जाता हुआ देख रहा था। फिर गहरा सांस भरकर खुद भी कार से निकल आया था। वो जानता था कि अब उसके बारहा इस्तफसार पर भी जोधा कुछ नहीं बताएगी। दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए उसने सर उठाकर रेलिंग के पार अपने कमरे की जानिब बढ़ती जोधा को एक नज़र देखा और फिर आगे बढ़ आया। जेल की सियाह राहदारियों में बिजली वापस आ चुकी थी। गड़गड़ाते पंखे, नम दरो दीवारों और भिनभिनाहट की सूरत में बातें करते कैदी। उसके सेल का दरवाज़ा उसी तरह सख्ती से बंद था। रात का आखिरी पहर उसी सुस्त रवि से चल रहा था।
उसकी सलाखों के पार कुछ खड़खड़ाया था। वो एक वर्दी वाला एहलकार था जो हाथ में मोटा डंडा लिए हर एक की सलाखों पर डंडा रगड़ता उस कैद खाने तक चला आया था। फिर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। कैद खाना खाली था, बिस्तर साफ था और एक जानिब बनी छोटी सी दीवार जिस पर बुलंद कैदी अक्सर बैठा दिखाई देता था, उस समय गायब था। वो अब पलटकर चिंगाड़ कर बाकी एहलकारों को उस जानिब मुतवज्जा कर रहा था। कई एहलकार कोने कुदरे से निकलकर उस तरफ भागते हुए आए थे। उनके बौखलाहटे चेहरे और चढ़ाव सांस देखने से ताल्लुक रखता था। सोई हुई राहदारियां एकदम ही जाग उठी थी। तमाम कैदी अब सलाखों तक आए, उन पर चेहरे टिकाए बाहर देखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। साथ साथ जेमो को यह भी सुनाई देने लगी थी। पहले ही हाई अलर्ट लगाना चाहिए था। आधे से ज्यादा जेल खाने को पता था कि वह भाग जाएगा। किसी कैदी ने महजूज होकर हंसते हुए अपने साथी से कहा था। उसका साथी उसके बरक्स जरा खौफजदा दिखाई दे रहा था। वो दोनों सलाखों को थामे खड़े सामने से भागते एहलकारों को देख रहे थे। क्या कोई इन सलाखों को तोड़कर भाग भी सकता है? उसने बेयकीनी से साथ खड़े हंसते साथी से पूछा था। साथी ने तल्खी से सर झटका था, फिर हल्का सा मुस्कुराया। हर कोई नहीं, सिर्फ वो भाग सकता है। उसे कोई सलाख कैद नहीं कर सकती। सरमद, वो अगर अब तक यहाँ कैद था तो वो उसका महज एक मतलब था कि वो खुद यहाँ कैद रहना चाहता था। अफवाहें तो कहती हैं कि वो जर्मन्स का बागी कारिंदा था। उनसे पनाह के लिए उस कैद खाने से ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं थी इसके लिए। लेकिन मुझे ये सब महज एक ढकोसले से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। वो किसी जर्मन से बचने के लिए इस कैद में नहीं आया था। वो महज कुछ टाइम लेने और दुनिया से ओझल होने के लिए यहाँ आया था। उसे कुछ वक्त चाहिए था और वो वक्त उसे मिल गया। एहलकार अब सुपरिटेंडेंट की अफरेती चीख में लरसते उसे ढूंढने इधर उधर भाग रहे थे। कैदी अब बुलंद आवाज में उन सब एहलकारों के लिए मगजात बक रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे। जहन्नुमा शोर मचा था हर तरफ। फिर एकदम ही सब कुछ साकित हो गया। कोई एहलकार किसी बेड़ियों में जकड़े उस तरफ ला रहा था। कैदियों को बुलंद मगजात थम गए थे। कुछ ले गए सफ़ेद कुर्ते में एक दराज कद हैवला उसी तरफ आ रहा था। उसके हाथ बेड़ियों में कैद थे। वो बराबर कदम उठाता उस पुलिस एहलकार के पीछे था। उसकी बेड़ियों का एक सिरा उसका एहलकार के हाथ में था, यूं गोया वो किसी मवेशी को लिए आगे बढ़ रहा हो। राहदारी कदरे तवील थी। उसकी हथेली पर गहरा कट लगा था और इस पर एक सफ़ेद पट्टी भी बंधी थी। बस कट में उसका चेहरा और शार्प जोलाइन वाज़ेह थी। सेल से अब एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वेलू था, वेलू था। वो सब दबी दबी आवाज़ में उसका नाम ले रहे थे। फिर उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। उसने सर उठाया, सब्ज आंखें सामने आई। उसने आसपास गर्दन घुमाकर नहीं देखा था। वो सीध में देखता संजीदगी से आगे बढ़ रहा था। वो अब एक जुबान हुए बुलंद आवाज़ में वेलू था कह रहे थे। राहदारियों में उसके नाम की धमक बखूबी सुनाई दे रही थी। फिर एहलकार रुक गया। सुपरिटेंडेंट ने चीख कर तमाम कैदियों को खामोश करवाया था। उसने सामने खड़ा एहलकार को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया तो वो लड़खड़ा कर एक जानिब हुआ। उसके रुखसार पर सुपरिटेंडेंट की उंगली छपकर सुर्ख हो गई थी। अब उसके सामने अर्ब खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? मेरी नाक तले तुम जो भी करते रहे हो मुझे उससे बेखबर मत समझना अर्ब। उसकी आवाज़ में गोया तंबी थी। चेहरे पर पसीना था और आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुली हुई थी। अर्ब ने अब के बराह रास्त उसे देखा था। क्या करूं फिर? खुदा गवाह है, वो इससे ज़्यादा बेजार और कुफत ज़दा नहीं हो सकता था। सामने मौजूद सुपरिटेंडेंट ने दांत जमाए थे। तुम्हारा जेल से निकलना मुलतवी कर सकता हूँ। तुम्हारा ट्रायल खतरे में पड़ सकता है। तुम कानून से नहीं जीत सकते। मेरी जंग कानून से नहीं, अगर होती तब भी कानून नहीं जीत सकता था। माथे पर बल डालकर उखड़े लहजे में कहा था। उसका मूड सख्त खराब था। तुम अभी कानून को जानते नहीं हो। उसके लंबे हाथ तुम्हारी गर्दन की गिर्द घेरा तंग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब तक जिंदगी लिखी है तब तक मौत खुद आपकी हिफाजत करती है। मुझे अपनी गर्दन का खौफ होता तो कभी इस सेल में तुम्हें दोबारा नजर नहीं आता। सुपरिटेंडेंट की चुपती आंखों को यकसर नजरअंदाज कर कर कहा। कैदी अब तक सलाखों से लगे उनका मुकाबला सुन रहे थे। तुम्हारे हाथ कैद हैं, कौन सा खौफ की बात कर रहे हो तुम? तल्ख मुस्कुराहट के साथ हद तक से कहकर उसे देखा था। उसने बेड़ियों में कैद हाथ उठाकर उसे दिखाए थे। चेहरे पर बिला का एतमाद और सुकून हिलकोरे ले रहा था। इन बेड़ियों को देखकर किसी गलतफहमी का शिकार न होना। कुछ सोचकर ही अंडरवर्ल्ड ने मेरा नाम वेलू था रखा था। नहीं? आखिर में ढटाई से मुस्कुराकर पूछा था। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है?
तो एक दफ़ा बेड़ियाँ खोल कर दिखाओ मेरी। सरासर मजाक उड़ाने वाला अंदाज था, आंखों में ललकार थी। सुपरटेंडेंट का चेहरा सुर्ख हुआ। एक पल के लिए सारे जिंदान पर निगाह डाली। कैदी और पुलिस एहलकार उसी जानिब देख रहे थे। जिस कैदी के लिए तुम काम करते थे वो कुत्ते की मौत मारा गया है। उसकी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाकर हॉस्पिटल में फेंका गया है और तुम यहाँ कैद में सड़ रहे हो। यही हकीकत है तुम्हारी। सुपरटेंडेंट ने जहरीली चोट पर उसकी आंखें लम्हे भर के लिए सर्द हुई थी। फिर एक कदम आगे आया, इंच भर के फासले पर ठहर कर उसे देखा। सुपरटेंडेंट की बदबूदार सांस में हल्का सा खौफ महसूस हुआ था। हकीकत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, मुझे दोहराने से बाज ही रहने देना तुम्हारे समेत इस पूरे जेल खाने के लिए बेहतर है। वैसे भी टेबल तले लोगों के लीगल कामों के लिए भारी रिश्वत लेने वालों पर किसी की हकीकत अश्कार करना जचता नहीं है। सुपरटेंडेंट रजा साहब, क्योंकि फिर वो अपनी हकीकत का खुलना बर्दाश्त करने की सकत रखने से नाबलद होते हैं। रजा ने उसे अंगारा होती आंखों से देखा था। वो उसी बेखौफी से उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था, मैं किसी की धमकियों से डरने वाला इंसान नहीं हूँ, और तुम्हारे जैसे टेररिस्ट की धमकियों को तो हरगिज़ भी मैं किसी खातिर में नहीं लाता। उसने जमीन में थूक कर कहा था। अरब ने उसी सुकून से उसे देखा था। तो तुम कबूल कर रहे हो कि तुमने टेबल तले लोगों से भारी रिश्वतें ली हैं? अब के रजा बुरी तरह चौंका था। वो चौंक गया था और अपनी चौक पर इतनी ही जल्दी पकड़ा भी गया था। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी वर्क प्लेस पर किस किस्म के कामों में मुलविस हो, ना इस बात से कि कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम कैदियों के लिए आई फंडिंग में से आधा अपने जेब खर्च के लिए रख कर उन्हें गंद खिलाने पर मजबूर करते हो, ना ही इस बात से कि तुम जेल में लाई जाने वाली लड़कियों में से एक को ज्यादती का निशाना बना चुके हो। मुझे तुम्हारी जात के गटर से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मेरे मामले से दूर रहना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। रज़ा, आराम से कहकर वो उसके साथ से कंधा टकरा कर निकला था। सलाखों के लॉक से चाबी लटकी झूल रही थी और वो दरवाज़ा खुला था। उसने सलाखें खोली और फिर अंदर बढ़ आया था। फिर अपने पीछे सलाखें इतनी ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद की। रजा चंद पल साकित खड़ा रहा था। एहलकार आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वहाँ हो गए थे। वो चंद पल शर्मसार सा खड़ा रहा और फिर खुद ही शकिस्ता कदमों से वापस हो लिया। वो अब अपनी जगह पर सर पीछे दीवार से टिकाए बैठा था। फर्क महज इतना था कि अब उसके हाथ पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी और नजरों के सामने बार बार एक ही चेहरा घूम रहा था। दूसरी जानिब रात के इसी पहर एक निजी फार्म हाउस पर दिन का सा समा था। रंग बिरंगे बत्तियों में दरमियाने डांस फ्लोर पर नाचते लड़के लड़कियां पागल से हो रहे थे। एक जानिब लगे कीमती सोफे पर एहसन बराजमान था। उसके हाथ में किसी रंगीन मशरूब का गिलास था जिसे वो लम्हा बलम्हा लबों से लगाए कुछ सोचती निगाहें लिए हलक से उतारता रहा था। उस मशरूब का जायका उसे महसूस नहीं हो रहा था। आज यूनिवर्सिटी को गए और अपने रिजेक्शन पर मातम गुना होने का दूसरा दिन था। वो अपनी बेइज्जती फरामोश करने की कोशिश करता, लेकिन निगाहों के सामने बार बार जोला का चेहरा घूमने लगता था। तेज बजते म्यूजिक से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानी मुतवज्जा करना चाहा था। वो चौंक कर सोचों से जागा था। उसने चेहरा घुमाकर देखा, वहाँ फैसल बैठा था। उसके गिरोह के बाकी लड़के यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। तुम किन सोचों में गुम हो? कल यूनिट से भी जल्दी आ गए थे। उसने उस इस्तफसार किया तो एहसन ने सर झटका। रिजेक्शन के बाद उसके लिए अपने दोस्तों का सामना करना भी कठिन मालूम हो रहा था। मशरूब का गिलास खाली करके उसे हाथ में घुमाते वो कुछ सोच रहा था। वैसे ही मूड नहीं हुआ था वहाँ मजीद ठहरने का। फैसल ने उसके जवाब पर गहरा सांस लेकर महज सर हिलाया था। फिर उसके साथ सोफे पर आ बैठा। बगौर उसका सोता हुआ चेहरा देखा। ऐसी भी कोई हंसी नहीं है जोला कि उसके पीछे तुम अपना सारा मूड गारक कर लो। बहुत से तरीके हैं उसको कायल करने के। वो सीधी तरह नहीं मानी तो क्या हुआ? फैसल ने कदर संजीदगी से कहा था, लेकिन एहसन उसकी बात सुनकर चौंका। फिर सीधा हो बैठा, खाली गिलास कांच के टेबल पर रख दिया। मुझे उसे किसी भी तरह कायल नहीं करना। रिजेक्ट कर दिया, बस बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म हो गई? तुम्हें रिजेक्ट किया है, क्या यह कोई आम बात है? फैसल को जैसे उसका अंदाज समझ नहीं आया था। एहसन ने उस पर एक कटीली निगाह डाली तो वह हैरान हुआ। क्या मसला है? क्यों ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो रहे हो? सीरियस होने की बात नहीं है। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बस बात ख़त्म। तुम्हारे लिए ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे ग्रुप के लिए तो ये बात ख़त्म नहीं हुई है। एक नाम है हमारी यूनिवर्सिटी में, एक इज्जत है। तुम्हारी रिजेक्शन पूरे ग्रुप की रिजेक्शन है, उसे कैसे बर्दाश्त करें?
फैसल ने कंधे उचकाकर जरा जताते हुए उसे घर का था। एहसन के चेहरे पर एकदम ही सुर्खी सी उभरी थी। उसने दांत पीसकर साथ बैठे फैसल को देखा। जब मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोगों को मसला होना चाहिए। फाद ने तो तुम्हारा बदला लेने की कोशिश भी की थी, फिर थप्पड़ खा लिया जोला से। खुदा गवाह है, सिर्फ तुम्हारा लिहाज करके उसे जाने दिया, नहीं तो वो सारी यूनिवर्सिटी के सामने फहद से माफी मांगती। उसने जरा कड़वाहट से कहा तो एहसन अब के साकित हुआ, पूरी आंखें खोले उसे देख रहा था। उसके लिए ये इंकशाफ नया था। फहद को क्या जरूरत थी उसे बिला वजह उलझने की? वो हत्ते से ही एकदम उखड़ गया था। गुर्रा कर पूछा तो फैसल ने उसे निटाई से उसे देखा। उसे जलील करने गया था फहद कि तुम्हें रिजेक्ट करना उसके लिए हर जाविये से नुकसानदेह है। उससे बात करने गया था तुम्हारे लिए, लेकिन वो मैडम तो किसी और ही टो में थी। रखकर थप्पड़ दे मारा उसे। भाई मैं तो ना सहता। साथ ही दोनों हाथ भी उठाए थे। एहसन बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, फिर उसे खून आशाम नजरों से देखा। फैसल हवलनाक बना उसके गुस्सेवर अंदाज को देख रहा था। मेरी इतनी इंसल्ट उसके रिजेक्शन पर नहीं हुई जितनी तुम लोगों के इस ओछे अंदाज पर महसूस हो रही है। मुझसे पूछे बगैर मेरा मामला अपने हाथ में लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? वो एकदम ही चिंगाड़ा था। बजता म्यूजिक और फ्लोर पर नाचते लोग बेइख्तियार ही उस तरफ देखने लगे थे। फैजल ने भी सारा लिहाज बराए ताक रखकर उसे ही अंदाज में घूरा। एक लड़की के लिए अपने दोस्तों का तमाशा मत बनाओ एहसन। दोस्त माई फुट, उसने उसी दुरुस्ती से कहा तो लोगों के दरमियान से रास्ता बनाकर उन तक आता फहद लम्हे भर को ठहरा। एहसन की निगाह उस पर पड़ी और फिर चंद सानिये वो उन्हीं आंखों से उसे देखता रहा। फिर आगे बढ़कर एक जोरदार घूसा उसे जड़ा तो फहद लड़खड़ा कर पीछे हो गिरा। म्यूजिक बिल्कुल थम चुका था और हॉल में चंद लड़के एहसन को बमुश्किल दोनों हाथों से रोक रहे थे। फहद ने बेयकीनी से अपनी नाक को हाथ लगाया था। खून महसूस करके उसे लहजा भर को गोया यकीन नहीं आया था कि उसे उसके दोस्त ने किसी लड़की के लिए मुक्का मारा था, वो भी इस भरे पंडाल में जब हर कोई उनका जानने वाला था और लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। क्या बकवास है ये? कहीं से रजा दरमिया में आकर एहसन पर ढाला था। वो भी एहसन के गिरोह का हिस्सा था और उनमें खासा मुमताज भी था। मेरे मामलात से जोला से दूर रहो। वो लड़की है कौन? एक भागी हुई माँ की बेटी जिसके खानदान हस्ब नस्ब का कुछ अता पता नहीं है। उस फजूल सी लड़की के लिए तुम अपने दोस्तों से उलझ रहे हो। रजा ने एकदम ही दहाड़ कर कहा था। एहसन बिपर कर आगे बढ़ा, लेकिन दोनों जानिब से गिरफ्त बेहद सख्त थी। वो तेज से लाल बबू का चेहरा लिए जख्मी दिख रहा था। मुझे कोई सरोकार नहीं कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन एक बार इसने इनकार कर दिया तो कर दिया। उसके पीछे पड़ना एक गिरी हुई हरकत है। मेरे वजह से तुम लोगों को उसके पीछे जाने की कतन भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फहद तुम। उसने एक साथ दोनों जानिब हाथ झटक कर उंगलियां उठाकर उसे तंबी की थी। फहद का चेहरा किसी पत्थर की मानिंद सख्त हो रहा था। आंखों से आग की लपटें निकलकर एहसन तक पहुंच रही थी। आइंदा उसके आसपास दिखाई दिए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से शूट कर दूंगा, समझे तुम? आखिर में बुलंद आवाज़ से चीख कर बावर करवाया था। फिर सब कुछ दरमियान से रास्ता बनाते गुस्से से बल खाता बाहर निकलता चला गया था। फहद की आंखों की स्याही कई गुना बढ़ गई थी। एक सुबह पहले उसने जोला से चांटा खाया था और आज उसने उसी चेहरे पर एहसन से एक शदीद सर बर्दाश्त की थी। रजा ने उसे कंधे से थाम कर रोकना चाहा था, लेकिन वह उसका हाथ बुरी तरह झटक कर बाहर की जानी पड़ गया था। फैजल और रजा समेत बहुत से लड़के बाहर की जानिब लपके थे, लेकिन वो टायर चरचरा कर धूल की उड़ाता जा चुका था। पीछे एक मुहिब खामोशी छा गई थी। उन दोनों ने तासुब से नफी में सर हिलाकर गिरोह में पड़ती उस दरार को खराब होते दिल के साथ देखा था, महज एक लड़की की वजह से। कैसी अबस वजह थी। उन दोनों के चेहरों पर जोला के लिए नफरत का जहर उबलने लगा था। उसे वाक़ितन बुखार ने आ घेरा था। अगली सुबह जब ममानी उसके कमरे में झांकी तो ठिठक कर ठहर गई। वो बिस्तर पर दराज थी और आज यूनी भी नहीं गई थी। हालांकि ये बहुत अचंभे की बात थी, क्योंकि वो उस तरह यूनी की छुट्टी नहीं किया करती थी। वो अंदर चली आई, फिर झुककर उसका माथा छुआ। वो बेसुध सो रही थी और चेहरा यूं दहक रहा था गोया वो कितने वक्त से देखते अलाव अंगारों के पास बैठी रही हूँ। वो घबरा कर रजिया को आवाज़ें देने लगी थी। बुखार की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। रजी अब ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रख रही थी और ममानी फ़ोन पर शायद तनवीर से बात कर रही थी। जोला को उनकी मबूसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ममानी शायद फ़ोन पर खोला से भी बात कर रही थी। उसने एक दो बार खोला का नाम भी सुना था। एक दफ़ा शायद मामू भी उसे देखने आए थे, फिर फिक्रमंदी से उसे देख कर चले गए थे। रात गए तक उसका बुखार कुछ उतरा
तो उसकी आंखें खुली। तनवीर उसके बेड पर जरा फासले पर एक कुर्सी के लिए बैठा था। ममानी उसके साथ ही बराजमान परेशानी से नफी में सर हिलाती कुछ कह रही थी। उसका गला शदीद खुश्क था, यूँ लगता था अंदर तक कांटे उग आए हों। उसने खुश्क लबों पर जुबान फेर कर उनकी जानिब देखा था। पानी, दबी दबी आवाज़ में कहा तो वो दोनों उठकर उसके करीब चले आए थे। तनवीर साइड टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में डालता उसे दे रहा था। ममानी ने उसे हाथ के सहारे से उठाया। उसने पानी पिया, गिलास खाली करके एक और गिलास की तलब महसूस की थी। तनवीर उसे दोबारा पानी भरकर दे रहा था। आंखों में बिला की फिक्र थी। पानी पीकर उसने अपना आप कुछ बेहतर महसूस हुआ था। ममानी उसका हाथ थामे बैठी थी। क्या हुआ था बेटा, कैसा फील कर रही हो अब? इतना बुखार कैसे हो गया? वो उनकी फिक्र पर थकी थकी सी आंखों खोले उन्हें देख रही थी। तनवीर भी साथ ही खड़ा था। वो ड्यूटी से कुछ वक्त पहले ही वापस आया था। पता नहीं ममानी, मैं बस बारिश में भीग गई थी, मुझे समझ नहीं आया कुछ, उसने कहा, लेकिन आवाज़ खराब थी। उसका गला दर्द कर रहा था, सांस के साथ खांसी भी हो रही थी और जुकाम की वजह से नाक सुर्ख पड़ रही थी। ममानी ने परेशानी से उसकी पेशानी पर हाथ रखा। सच शुक्र बुखार तो उतरा, इतना शदीद बुखार था तुम्हें सुबह से, बारिश में कैसे भीग गई? तनवीर कहाँ था? पलटकर एक निगाह खामोश चेहरे लिए लड़के पर डाली। वो अब जरा थके थके अंदाज में सोफे पर बैठ रहा था। जोला ने कसदन उसे देखने से एतराज बरता था। वो फिलहाल उसकी किसी भी तफ्तीश का जवाब देने की अहल नहीं थी। पता नहीं ममानी, मैं तनवीर भाई को ही ढूंढ रही थी, उसने बात बनाई तो जरताज ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उठ खड़ी हुई। मैंने रजी से कहकर तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, कुछ खा लो तुम, सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुछ देर बाद बेहतर महसूस करो तो नीचे आ जाना। काफ़ी दिन हो गए सबके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया है तुमने। वो बाहर की जानिब बढ़ी तो वो दोनों कमरे में तन्हा रह गए। तनवीर चंद पल हाथ बांधे उसे देखता रहा, फिर उठकर उसके सामने आ बैठा। जोला ने एकदम ही अपने पैर समेटे थे, बाल आधे बंधे आधे खुले थे, दुपट्टा शानों पर था, चेहरा कुमलाया हुआ था और आंखों के नीचे हल्के थे। ये वो खिली खिली सी जोला से काफ़ी मुख्तलिफ लड़की लग रही थी। कौन था वह इंसान जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रही थी? उसने मलामत से पूछा था। जोला ने सर नहीं उठाया। क्या कोई जानने वाला था? कोई ज़रूरी काम था उस इंसान से? वो उसके झुके सर को देखना इस्तफसार कर रहा था। उठे नपूस में नरमी के साथ संजीदगी भी खुली मिली थी। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस वो उसके सामने बैठा था। उसने अब के सर उठाकर उसे देखा, आंखें खुश्क थी। जी, जानने वाला था, एक बहुत ज़रूरी काम भी था उससे। कौन था? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारे इस मामले में? उसने नफी में सर हिलाया था। वो खामोश निगाहों से उसके तासुरात टटोल रहा था। कुछ था जोला के अंदाज में जो उसे मुस्तरब कर रहा था। वो अब चेहरा फेरे खुली खिड़की के हिलते हुए जालीदार पर्दे को देख रहा था। जोला, क्या बात है? तुमने ऐसा कभी रिएक्ट नहीं किया, तुम बहुत कंपोज रही हो, लेकिन कल तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता हूँ? वो मतानत से पूछ रहा था। आंखों में उसकी मदद करने का जज्बा था, लेकिन जोला को उसकी मदद दरकार नहीं थी। उसने पर्दे से निगाहें हटाने बिना रसान से नफी में सर हिला दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है तनवीर भाई, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह उसके किसी जवाब में मुतमईन नहीं हो रहा था। तनवीर चंद पल उसे देखता रहा। क्या मेरी मौजूदगी में यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जोला जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ? जोला ने अब भी उसकी जानिब नहीं देखा था। चेहरे पर दाएं जानिब एक रेशमी लट गिर रही थी, लेकिन वो उसे अपने रुखसार से हटाने का तकल्लुफ भी नहीं कर रही थी। सियाह लिबास में मलबूस वो खुश्क सी हुई बहुत लाताल्लुक लग रही थी। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो यकीनन आप इससे वाकिफ होते। उसने दो टोक अंदाज में कहा तो चंद पल बिल्कुल चुप रह गया। जोला? जोला ने अब भी चेहरा फेरने की सहमत नहीं की थी। शादी करोगी मुझसे? लेकिन इस सवाल पर उसने तेजी से चेहरा फेर कर तनवीर को देखा था। चंद पल देखती रही, ऐसे जैसे यकीन नहीं आया था कि तनवीर ने उससे ये सवाल पूछा था। जो ही उसे अदराक हुआ था कि वो किस बाबत इस्तफसार कर रहा था। उसकी बादामी आंखों में बेसाख्ता ही नागवारी उभरी। सबिया पेशानी पर हल्की सी लकीरें चमकी थी। आपको पता है आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उसने यकीन दिलानी चाहिए थी। आंखों में वैसी ही नागवारी हिलकोरे ले रही थी। तनवीर जज्बजुब हुआ। सिर्फ शादी करना चाहता हूँ तुमसे, इसमें ऐसी क्या कबाहत है? तनवीर भाई, आपको मेरे किस अंदाज से लगा कि मैं आपसे इस अंदाज से दिलचस्पी रखती हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपको कोई गलत तासुर दिया है। हमेशा आपको बड़े भाइयों की तरह पुकारा है। आपकी जानिब से ऐसा सवाल मेरे लिए बहुत नागवार है।
भाई कहती हूँ मैं आपको, और ये खाली खुली सा भाई नहीं है, मैं वाकईतन आपको अपना भाई मानती हूँ। उसकी आवाज़ आखिर में ज़रा बुलंद हो गई थी और लहजा तुर्शी इख्तियार कर गया था। उसे लगा जैसे उसका माथा फिर से बहकने लगा हो। तनवीर उसकी तलखी पर चंद पल उसे गुम हुआ देखता रहा था। उसे इतने साराहाना रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। वो अब बिस्तर खुद से हटाकर बेड से उतर आई थी। आधे खुले बाल कमर पर गिर रहे थे। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जोला, मैं जानता हूँ कि तुम डेट की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। मुझे उनकी पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जोला। वो तुम्हें पसंद नहीं करते और फुप्पो के साथ हुए हादसे में वो तुम्हें भी किसी कदर मर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन जोला, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तुम मेरे लिए बहुत मोतबर हो। क्या हुआ जो फुप्पो के नाम का कलंक तुम्हारे माथे पर भी सजा है? मैं तुम्हें हर तरह से कबूल करने पर राजी हूँ। और वह चंद पल भौचक्की हुई उसका चेहरा देखती रही थी। आंखों में इस्तेजाब, अचंबा, हैरत, क्या कुछ नहीं था। फिर उन्हीं आंखों में एक शदीद गुस्से की लहर हलकोरे लेने लगी थी। उसका तनफ्फुस तेज हो गया था। इस रिश्ते से इनकार की वजह मामू नहीं है तनवीर भाई। और जहाँ तक रही बात मेरी माँ की, तो वो मर चुकी है। उन्हें कम से कम सुकून से मुर्दा रहने दिया जाए। एक गलती की सजा अपनी मौत की सूरत वो भुगत चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मौत के बाद उनके गुनाह को यूं सरे राह आप कलंक कह कर सकते हैं। आइंदा मेरी माँ के मुतालिक कुछ भी कहने से पहले सोच लीजिएगा। अंगुष्ठे शहादत उठाकर उसे सख्ती से तंबी की थी। चेहरा देख रहा था और सांस चढ़ा हुआ था। तनवीर को एकदम ही अपने गलत अल्फाज का एहसास हुआ था। सॉरी जोला, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, लेकिन सच्चाई भी तो यही है ना। तुम कब तक यूं फुप्पो का दिफा करती रहोगी? वो सवाल नहीं था, वो बर्छी थी जो उसके सीने पर उतर गई थी। बोली तो आवाज़ में हल्की सी खराश थी। सच्चाई यही है तनवीर भाई, और यह भी सच्चाई है कि मैं इसी माँ की बेटी हूँ जिसे लोग मकरवा नामों से याद करते हैं। यही हकीकत है मेरी। मैं आपके लिए हार्ड टू हैंडल साबित हो सकती हूँ क्योंकि आप तनवीर भाई। वो लम्हे भर को ठहरी थी, निगाहों के सामने यूं ही सब्ज आंखों लम्हे भर को लहराई। आप इंतहाई शरीफ इंसान हैं, मुआशरे में शरफा जैसा मकाम रखते हैं। मेरा वजूद आपके लिए आज नहीं तो कल सवालिया निशान साबित हो सकता है। आज नहीं तो कल आप मुझसे तंग आ जाएंगे, जैसे मामू आ गए हैं। जब मेरा ब्लड रिलेशन मुझसे इतनी बेएत नहीं बरत सकता है, तो आप क्या हैं तनवीर भाई? उसने उसी लहजे में तल्खी से कहा था। आंखों में हल्का सा पानी था, वजूद में हल्की सी लर्जिश थी। तनवीर के पास जैसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन जोला, तुम्हें हर तरह से कबूल करना चाहता हूँ। आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। उसने सख्ती से उसे झड़का था। लेकिन क्यों? कल को डेट तुम्हारी शादी किसी से भी कर देंगे, तो क्या तुम उनके एहसान का इनकार नहीं करोगी इस वक्त? मुझे ना आपसे ना किसी और से, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। गला दुख रहा था उसे। जीमल उस समय बेतहाशा याद आई थी। काश वो होती तो उसे कदम कदम पर इतनी अजियत का शिकार न होना पड़ता। लेकिन वो उसे छोड़कर जा चुकी थी और बाकी की ये जंग उसे खुद ही लड़नी थी। फजूल बातें मत करो जोला, तुम्हें कभी ना कभी किसी न किसी से तो शादी करनी ही है, तो फिर मैं क्यों नहीं? क्या कमी है मुझ में? वो आपके जरा उकताया था। ओह, वो कैसे भूल गई थी कि वो एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द था जो अगर कमाता था और माशरे में एक शर्फ मंजिलत वाला मुकाम रखता था तो उसके सारे ऐब यूं ही ढक जाया करते थे। बल्कि उसका कोई ऐब था ही नहीं। कलंकज़दा तो वो थी। उसे अपनी आंखें बेतहाशा जलन महसूस हो रही थी। क्या ये कमी काफ़ी नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती? आपके ज़रा ठहर कर पूछा। तनवीर उसके हद तक आमेज लहजे पर हैरान हुआ था। बेसाख्ता ही उसके माथे पर नागवारी लकीर उभरी थी। जोला, बिहेव। कैसे भूल गई तनवीर भाई कि मेरे माशरे के मर्द को रिजेक्शन सहारा ना आती ही नहीं है। वो वजूहत तलाश करते हैं, खुद को टटोल कर, सामने वाले को टटोल कर। वो रद्द किया जाता किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। चले, आपको भी वही कहती हूँ। चलो, जो कुछ दिन पहले किसी और को भी कह चुकी हूँ। आपको इसलिए रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आप रिजेक्शन या इनकार को किसी भी सेहतमंद इंसान की मानंद कबूल नहीं कर पाते। जिंदगी के नशीबा फराज में कई तलखियाँ और इख्तलाफात आएंगे, तब भी शायद आप इन इख्तलाफात को कबूल ना कर पाएँ और मुझे खुद से कम तर साबित करने के लिए जोर आजमाई करें। इसलिए मैं आपको इनकार कर रही हूँ। ये वजह आपके हर सवाल का जवाब है तनवीर भाई। आखिर में ठंडी सी तपिश लिए कहा और फिर उसके सामने से हट गई। उसे यूं ही बेड पर बैठे रहने दिया और खुद वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम की जर्द रोशनी में सामने लगा गोल
सा शीशा आगे से दिखाई दे रहा था। वो बेसन पर दोनों हाथ रखे गहरी गहरे सांस ले रही थी। रगों में एक उबाल सा था। उसने कपकपाते हाथ से टेप चलाया और फिर चेहरे पर चंद छींटे मारी। फिर चंद पल दरवाजे से पुश टिकाए, आंखें बंद किए खड़ी रही। आंखें बंद करने पर अरब का लम्स उसके पोर पोर में उतरने लगा था। उसने घबरा कर आंखें खोली थी। फिर उसी तलखी से शीशे में अपना आंख देखा। आई हेट यू अरब, आई हेट यू। कभी याद नहीं करूंगी तुम्हें, कभी नहीं। मुझसे एक अहद बांधती वो दरवाजा खोले वापस कमरे में आ चुकी थी। तनवीर जा चुका था। उसने गहरा सांस लिया और फिर दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करती कमरे का दरवाजा अपने पीछे बंद करती जीनू की जानिब चली आई। लॉन्ज में सब बरासमान थे सिवाय तनवीर के। वो बारी दिल लिए जीने उतरने लगी थी। उस घर में रहना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। और तनवीर भी वही टिपिकल लड़का निकला जो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इसके बाद देखते हैं मामिका के रिएक्शन होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तनवीर के रिजेक्शन पर वो भी गुस्सा हो जाएं जोला से। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।